सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब देखो, इसको समझेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अब आप लोग ध्यान रखना बेटा, निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो इसके लिए देखो, अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो आप मान लेना कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखो, जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको थ्योरी को लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहां पर आप मान लेंगे ये क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, या हम कहें कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि ये जो अक्षीय स्थिति होती है निरक्षीय होती है, अगर हम इस साइड में निकालते तो वो अक्षीय स्थिति होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा, अब आप क्या करें बेटा, एक बार हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P से एक B को मिला देंगे, P से B को आप मिला देंगे इस टाइप से, देखिएगा, और इसी टाइप से P को हम A से मिला देंगे। अब देखिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और A से B तक की दूरी क्या है, 2l है। तो A से O तक की दूरी क्या होगी, l होगी, और ये l होगी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम बात करें, देखो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा होगा। अब परीक्षण आवेश ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो अगर हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर डायरेक्शन देखना चाहें तो देखो बेटा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी E1। यानी कि +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। क्लियर है? इसी प्रकार देखो, -q आवेश के कारण बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो देखो, ये माइनस का आवेश, ये प्लस का आवेश, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो -q आवेश की ओर होगी। तो इसको आप E2 मान लेना। यानी कि +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। और अगर हम इनके परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, देखो बेटा, ये हो जाएगा, ये क्या है, ये E1 E2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसको अलग समझाना चाहें तो देखिएगा बेटा, ये मान लो ये क्या है, बिंदु P है, ठीक है, और ये आपका हो गया E1, ये E1 है और ये हो गया आपका E2।
ये आपका E2 हो जाएगा, ये E2 है। और E1 E2 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल। तो देखिएगा अगर हम E1 की बात करें, अगर आपको यहाँ रफ पे समझाना चाहें, देखिएगा ये जैसे E1 है, ये आपका E1 है और ये दो घटकों में वियोजित होगा, एक तो E1 cos थीटा और एक E1 sin थीटा। समझिएगा आप, जो कोण के जस्ट बगल वाली जो साइड होगी वो ब्रेक होगी E1 cos थीटा में, और जो कोण से दूर होगी वो ब्रेक होगी E1 sin थीटा। तो इसको आप इसी टाइप से देख सकते हो। तो देखो ये E1 है, ये कोण हो जाएगा, और देखिएगा ये जो साइड होगी ये ब्रेक होगा किसमें? E1 sin थीटा में, और ये कोण के जस्ट बगल वाली साइड है तो ये ब्रेक होगा किसमें? E1 cos थीटा। इसी टाइप से अगर हम बात करें, ये कोण क्या हो गया? थीटा। तो देखो ये E2 है, ये किस में ब्रेक होगा? E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो इसको आप इस टाइप से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अगर आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E तो ये होगा E1 प्लस E2, यानी कि देखो दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर E आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम बात करें APO या VPO, ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? ये साइड हो जाएगी, कर्ण होगी, यानी कि AP का स्क्वायर। देखो बेटा लंब क्या है? R स्क्वायर प्लस आधार क्या है? L स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लग जाएगा। यानी कि हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये साइड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी टाइप से ये क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। इनकी डायरेक्शन के बारे में अभी हमने आपको समझा दिया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सिंपल थ्योरी है, आप आसानी से लिख सकते हो कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी या बीच की अल्प दूरी 2L है। ठीक है बेटा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के
वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये थ्योरी आपको लिखना है, जिसको आप बहुत आसानी से डायग्राम से लिख सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, एक बार हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नॉर्मली फार्मूला क्या होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों लिया है, क्योंकि ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा होगा, और ये होता है Q/r² होता है। लेकिन यहां पर दूरी क्या है, √r² प्लस l²। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप √r² प्लस l² और इसका होल स्क्वायर। अब देखो जब भी अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो उसका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आएगा Q/r² प्लस l²। ठीक है, इस स्क्वायर से इसका क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है भाई, इससे इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, और बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। ऐसे ही आप लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। अब देखिए दूरी समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो दूरी समान है, अंडर रूट होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा Q/r² प्लस l², ये आ जाएगा। इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर 2, इसको आप नोट करते चलें, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए बेटा दूरी समान है, तो जो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि जो E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो एक ही डायरेक्शन में होगी, और ये कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, लिखो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, अगर हम बात करें यहाँ पर E1 और E2 क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि E1 E2 के बराबर होगा। तब आप लिख सकते हो देन E इक्वल टू, देखो E1 cos थीटा ये भी हो जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि E1 E2 बराबर है, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। इसको मान लीजिएगा आप लोग समीकरण नंबर 3। अब देखो E1 E2 बराबर है, तो समीकरण 1 या 2 से हम E1 का मान लगा देंगे और cos थीटा आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर। तो या आप पहले समीकरण 1 या 2 से E1 या E2 का मान लगा दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप लिखना यहाँ पर देन वाई इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आएगा इक्वल टू 2 इंटू E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा का आप मान निकालिए यहाँ से। देखो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, और ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से जब आप कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, यहाँ पर L होगा, और कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, तो ये क्या होगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बेटा ये जो कॉस थीटा का मान है ये आप समीकरण नंबर 4 में पुट कर दीजिए। कॉस थीटा का मान समीकरण 4 में पुट कर दीजिए आप। देखिएगा क्या आएगा, इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको बेटा रफ कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा। और इंटू कॉस थीटा का मान लगाइए, ये आएगा L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और देखो 2QL, ये आएगा 2QL अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और √ का मान क्या होता है 1/2। अब देखो इसकी पावर 1 होगी, और आपको मालूम है कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो गुणा में घातें जोड़ोगे तो देखो 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 और 3, यानी कि ये आएगा 3/2। तो इसको आप लिखेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये आएगा 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या आएगा 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो R होगा वो L से बड़ा होगा। R क्या होगा, L से बड़ा होगा, तो आप लिखेंगे R इज ग्रेटर देन L, देन R स्क्वायर और भी बड़ा होगा किससे, L स्क्वायर से। तो आप लिख लेना L स्क्वायर को छोड़ने पर। तब इस समीकरण को कैसे चेंज करेंगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो ये क्या आएगा 2QL अपॉन L स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो ये आएगा R स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। देखिएगा इससे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और 2QL ये P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप लिख लेना, क्योंकि P बराबर होता है 2QL। तो 2QL के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये P आएगा, तो ये आएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या आएगा R3, ये आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर यही सिद्ध करना है। ठीक है, मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर कूलाम में आएगा। किस में आएगा, न्यूटन पर कूलाम। अब देखो निर्वात या वायु के लिए K बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो K के स्थान पर जब आप 1 रखेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, P अपॉन R3 न्यूटन पर कूलाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है,
आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी को जय हिंद।